नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीपीएससी विथ अमित के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन इतिहास में शुरू किया है, जिसमें हमने सबसे पहले गुलाम वंश यानी गुलाम डायनेस्टी के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग उसे ज़रूर देखें, आप लोगों को बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज जो हमारा अगला टॉपिक है वह है खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। तो दोस्तों, खिलजी वंश का जो समय काल था शासन करने का वो 30 वर्ष था, मात्र 30 वर्ष। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे कम शासन करने वाला वंश था। तो इसका समय काल था 1290 से 1320, यानी 30 वर्ष। तो अब हम लोग देखेंगे कि खिलजी वंश की स्थापना आखिर हुई कैसे, ये किस कारण से आए यहाँ पर और अपनी स्थापना करें और कैसे कैसे शासन को चलाया, इस बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और उसने अपने समय काल में बहुत ही कार्य करवाए और सबसे लंबा शासनकाल 30 वर्ष में उसी का लगभग 20 वर्ष का हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, खिलजी वंश के बारे में हम लोग अब चालू करेंगे। तो खिलजी वंश जो है वो ये हमारा क्या है, खिलजी वंश जो है अफ़गानिस्तान कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के हेमनद नदी घाटी में एक खल्ज प्रदेश था, वहाँ के निवासी होते थे खिलजी। तो खल्ज प्रदेश के नाते ही इन्हें खिलजी कहा गया। और ये लोग यहाँ भारत में जो आए थे वो उनका मेन मकसद था रोजगार को प्राप्त करना, रोजगार के लिए भारत में आए थे। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश था। तो खिलजी वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश था। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक कम समय तक शासन करने वाला पहला वंश था। तो जैसा कि हमने पीछे बताया था कि यह सबसे कम शासन करने वाला वंश था। खिलजी वंश के शासक जो थे अफ़गानिस्तान में बहने वाली हेलमद नदी घाटी में स्थित खल्ज प्रदेश के निवासी थे, इसीलिए इनको खिलजी के नाम से जाना गया था। खिलजी वंश के शासक जो था वो भारत में रोजगार की तलाश में आया था, रोजगार की तलाश में आए थे। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन खिलजी हम लोग आगे जेके के नाम से पढ़ेंगे, जलालुद्दीन खिलजी। इसको मतलब कोड में जेके लिखे हैं। तो इस वंश की स्थापना अगर पूछा जाए तो कौन किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। 1290 ईस्वी में जब जलालुद्दीन खिलजी शासक बना तब इसने अपना राज्याभिषेक कैकुवाद द्वारा बनवाए गए किलोगढ़ी महल में किया था, जो दिल्ली में स्थित था। तो जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक किस किले में किया था? तो वो किला था कैकुवाद द्वारा बनवाया किलोगढ़ी महल। इसी समय सीदी मौला का विद्रोह होता है। जलालुद्दीन खिलजी के ही समय में सीदी मौला का विद्रोह होता है। तो यह ईरान के से आया एक सूफी संत था। सीदी मौला कौन था? यह एक सीदी मौला जो थे ये सूफी संत थे। कहाँ से? ईरान के, ईरान से आए एक सूफी संत थे। यह पंजाब के अजोधन में अपनी खान का बनाकर रहने लगा। तो अजोधन नामक स्थान पर अपनी खानका बनाकर रहने लगा था। खानका का मतलब होता है जहाँ पर सूफी संत
अपना निवास स्थान बनाकर रहते हैं, उसी को खानका कहा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि यह अपने मित्रों निरंजन कोतवाल और हाथिया पाक के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसी के सूफी संत के ऊपर आरोप लगाया गया कि यह अपने मित्र, 2 मित्र थे, निरंजन कोतवाल और हाथिया पाक के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है। फलतः इन दोनों को जलालुद्दीन खिलजी ने फांसी की सज़ा दिलवा दी और सीदी मौला को पागल हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया, जिस कारण इसकी हत्या हो गई। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि पागल हाथी से किसे मरवाया जलालुद्दीन खिलजी ने, तो वो था सीदी मौला। अब आता है देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान जो होता है वो 1296 ईस्वी में होता है। 1296 ईस्वी में देवगिरी अभियान प्रारंभ हुआ है। तो देवगिरी नामक स्थान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। देवगिरी नामक स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर देवगिरी महाराष्ट्र में स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम परिवर्तित करके दौलताबाद कर दिया था। तो कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी के समय में इसके भतीजे, दामाद व कड़ा मानिकपुर के सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया था। तो जलालुद्दीन के समय में ही इसके भतीजे, जो कि उसका दामाद भी था, और उसी को कड़ा मानिकपुर के सूबेदार बनाया गया था, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। उसने भी अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी पहला सेनापति था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके दक्षिण भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो एग्जाम में पूछता है कि पहला कौन सेनापति जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके दक्षिण भारत के आक्रमण किया था या अभियान किया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसमें अगला पॉइंट हमारा है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में किया जाने वाला यह प्रथम अभियान था, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में किया जाने वाला प्रथम अभियान था जो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। कौन सा अभियान था? वो देवगिरी का अभियान, जो कि 1296 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का यह गुप्त अभियान था। इसने इस अभियान को जलालुद्दीन खिलजी से बिना बताए किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस अभियान को पूरा करके काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया था। देवगिरी का अभियान जो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, इससे उसे काफ़ी धन प्राप्त हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे कि जलालुद्दीन का वध कैसे हुआ। 1296 ईस्वी में एक बहुत ही षड्यंत्र द्वारा जलालुद्दीन खिलजी का वध उसी के भतीजे दामाद, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, उसी ने करवाया था। तो देवगिरी का अभियान करके जब अलाउद्दीन खिलजी बुंदेलखंड के चंदेरी में पहुंचा था, तब जलालुद्दीन खिलजी के सलाहकारों ने इसे यहाँ पर रोकने की बात कही थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर पहुंच गया था। तो देवगिरी का अभियान करके जब वापस आया अलाउद्दीन खिलजी, तो बुंदेलखंड के चंदेरी में पहुंचा। तभी जलालुद्दीन खिलजी के सलाहकारों ने इसे यहाँ पर रोकने की बात कही थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर पहुंच गया था।
यहीं पर बुलाकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और शासक जलालुद्दीन खिलजी के मृत्यु का षड्यंत्र रचा और हत्या करवा दी। इसके बाद 1296 ईस्वी में दिल्ली में प्रवेश करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किया था। तो 1296 में राज्याभिषेक अलाउद्दीन खिलजी ने अपना किया था। मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति की संज्ञा प्रदान की है। इन्होंने इसे वंश, राजनीति और प्रशासनिक परिवर्तन के रूप में देखा है। अब आता है खिलजी वंश का सबसे महान शासक अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का सबसे महान शासक अलाउद्दीन खिलजी। तो यह खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली और निरंकुश प्रकार का शासक था। निरंकुश मतलब निर माने नहीं, अंकुश यानी कोई भी कार्य करने में यह अंकुश नहीं करता था। इसके अलावा यह जलालुद्दीन का भतीजा, दामाद व सेनापति था। इसे नासिर उल खिलाफत व अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण हुई है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने नासिर उल खिलाफत व अमीर उल मोमिनीन नामक उपाधि धारण की। शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 2 योजनाएं की घोषणा की थी। 2 योजनाओं की घोषणा की थी। पहला योजना था विश्व विजय की योजना। पहला योजना कौन सा था? विश्व विजय की योजना। विश्व में एक नवीन धर्म। दूसरा क्या था? विश्व में एक नवीन धर्म प्रारंभ करने की योजना। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर से प्रभावित होकर विश्व विजय की योजना लाई थी और ख्वाजा अलाउल मुल्क की सलाह पर इसको त्याग दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सिकंदर से प्रभावित होकर विश्व विजय की योजना लाई, लेकिन ख्वाजा अलाउल मुल्क की सलाह पर इसको उसने त्याग दिया। अलाउद्दीन खिलजी के समय के प्रारंभिक विद्रोह। अलाउद्दीन खिलजी के समय के प्रारंभिक विद्रोह। अलाउद्दीन खिलजी ने जब जलालुद्दीन खिलजी का वध करके सिंहासन पाया, तब प्रारंभ में ही इसके समय में खूत मुकद्दम चौधरी नामक विशेषाधिकार संपन्न वर्गों ने विद्रोह किया था। खूत मुकद्दम चौधरी नामक विशेषाधिकार संपन्न वर्गों ने विद्रोह किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी संपत्ति को जब्त करके, गुप्तचर विभाग को स्थापित करके, शराबबंदी करके, इनके बीच प्रचलित वैवाहिक संबंधों पर रोक लगाकर किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी संपत्ति को जब्त करके, गुप्तचर विभाग को स्थापित करके, शराबबंदी करके और इनके बीच प्रचलित वैवाहिक संबंधों पर रोक लगाकर इन पर नियंत्रण किया था। इसके बाद आता है, इसी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। तो इसी के समय में मंगोल आक्रमण जो हुआ था, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त और तलवार यानी ब्लड एंड स्वॉर्ड पॉलिसी लाया था। तो रक्त और तलवार पॉलिसी किसने लाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए या निपटने के लिए। अलाउद्दीन ने भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किलों की एक श्रृंखला बनवाकर और दिल्ली के बाहर सीरी नामक दुर्ग बनवाकर रक्षा की थी मंगोलों से। मंगोलों की प्रथम आक्रमण। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में यह पहला मंगोल आक्रमण था। इसका नेता कादिर खां था। तो प्रथम आक्रमण जो हुआ था वो 1297-98 ईस्वी में हुआ था।
तो इसमें मंगोल शासक जो था उसका नाम क्या था? कादिर खां। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें उलुग खां और जफर खां को सेनापति के रूप में भेजा था। प्रथम आक्रमण में मंगोल नेता कादिर खां था और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां और जफर खां को इस अभियान को नियंत्रित करने के लिए भेजा गया। इसके अलावा अब आता है द्वितीय आक्रमण। द्वितीय आक्रमण 1299 ईस्वी में होता है। मंगोलों का द्वितीय आक्रमण 1299 ईस्वी में होता है। इस बार सल्दी नामक मंगोल नेता आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः जफर खां के साथ उलुग और नुसरत खां को भेजकर इस आक्रमण को समाप्त किया। तो द्वितीय आक्रमण 1299 ईस्वी में मंगोल शासक सल्दी था और अलाउद्दीन ने पुनः जफर खां के साथ उलुग खां और नुसरत खां को भेजकर इस आक्रमण को नियंत्रित करवाया था या समाप्त करवाया था। इसके अलावा आता है तृतीय आक्रमण। तृतीय आक्रमण जो है वो 1299 ईस्वी में होता है। 1299 ईस्वी में तृतीय आक्रमण भी होता है। इस बार अत्यंत प्रसिद्ध मंगोल नेता कुतलुग ख्वाजा ने आक्रमण किया। फलतः अलाउद्दीन ने स्वयं जफर खां के साथ इसका नेतृत्व किया, लेकिन इसी अभियान के दौरान जफर खां मारा गया और अलाउद्दीन जफर खां की तरफ से सशंकित रहता था। फलतः इसलिए कहा जाता है कि यह अलाउद्दीन खिलजी की दोहरी जीत थी या सफलता थी। इसके अलावा आता है मंगोलों का चौथा अभियान जो कि 1303 ईस्वी में होता है। 1303 ईस्वी में मंगोलों का चौथा अभियान होता है। इस अभियान का नेता तारगी था। इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित कर दिया था। अब आता है अलाउद्दीन खिलजी के कार्य। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कार्यों को कई क्षेत्रीय विभागों के अंतर्गत किया था। इसके समय में प्रमुख विभाग निम्न थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कार्यों को कई केंद्रीय विभागों के अंतर्गत किया था और इसके विभाग जो थे वो प्रमुख थे। प्रमुख जो विभाग थे निम्न थे। इसमें सबसे पहला विभाग जो है उसका नाम है दीवान ए वजारत। यहाँ पर इसे वित्त विभाग के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर वा से हम लोग याद कर सकते हैं कि वजारत यानी वित्त विभाग। इसके अलावा दूसरा जो विभाग था वो दीवान ए अज था। दीवान ए अज जो था इसे केंद्रीय सैन्य विभाग कहा गया। इसके अलावा दीवान ए ईसा जो है इसे शाही सचिवालय कहा गया। इसके अलावा दीवान ए रसालत नामक विभाग को विदेश विभाग कहा गया। दीवान ए रियासत को बाजार विभाग कहा गया। एकदम लास्ट जो है दीवान ए मुफ्त खराज, इसे राजस्व विभाग कहा गया। इसमें आधा सा आ रहा है और इसमें भी आधा सा आ रहा है। हम लोग इससे याद कर सकते हैं दीवान ए मुफ्त खराज जो है ये राजस्व विभाग से संबंधित था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया सैन्य कार्य अब हम लोग पढ़ेंगे। यह पहला शासक है जिसने स्थायी रूप से केंद्रीय स्तर पर सेना रखी और उसको नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पहला ऐसा शासक था जो स्थायी रूप से सैनिक रखा और उसे नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन की कुल सेना 4,75,000 थी। कितनी थी? 4,75,000 सेना थी। अलाउद्दीन ने अपने सैनिक सुधार बलवन द्वारा स्थापित केंद्रीय सैन्य विभाग, जिसे इसने नाम दिया दीवान ए अर्ज, के तहत किया था। सैनिकों में सुधार इसने केंद्रीय सैन्य विभाग या दीवान ए अर्ज के तहत किया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्पा और दुई अस्पा की प्रणाली लागू की थी। एक अस्पा पद्धति में एक सैनिक अपने पास एक घोड़ा रखता था और इसमें इसे 234 टंका का सालाना वेतन मिलता था, अर्थात 19.5 टंका मासिक वेतन मिलता था। तो एक अस्पा पद्धति में क्या होता था, एक सैनिक होता था और एक सैनिक जो होता था वो अपने पास एक घोड़ा रखता था और इसमें इसे 234 टंका सैलरी मिलती थी सालाना और मासिक अगर उसे हम लोग देखें तो 19.5 टंका मासिक उन्हें सैलरी मिलती थी। और दो अस्पा जो पद्धति थी उसमें एक सैनिक दो घोड़ा रखता था। फलतः अलाउद्दीन खिलजी ने एक अतिरिक्त घोड़ा रखने पर 78 यानी 78 टंका अतिरिक्त दिया, अर्थात 234 प्लस 78 इक्वल टू 312 टंका वार्षिक वेतन दो अस्पा में मिलता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम करने के लिए दाग एवं चेहरा व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम करने के लिए दाग एवं चेहरा व्यवस्था की शुरुआत की थी। अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व सुधार को पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व सुधार। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने भू राजस्व के क्षेत्र में वास्तविक सुधार किया। भू राजस्व के क्षेत्र में वास्तविक सुधार करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व के क्षेत्र में मसाहत पद्धति को लागू किया। इस पद्धति के द्वारा मसाहत पद्धति किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस पद्धति के द्वारा अपने समस्त राज्य की भूमि की अलाउद्दीन खिलजी ने माप जोख कराई और भूमि की उपजाऊ क्षमता के आधार पर भू राजस्व कर वसूला। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व वसूलने की अंतिम इकाई जो था वो बिस्वा को माना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो भू राजस्व वसूलता था और उसमें जो अंतिम इकाई उसने माना था उसे बिस्वा कहा जाता है। अलाउद्दीन की भू राजस्व कर की दर 50% यानी 1/2 के रूप में निर्धारित की गई थी। भू राजस्व कर को खराज के नाम से जाना जाता था। तो भू राजस्व कर को खराज के नाम से भी जाना जाता था। खराज के नाम से भी जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद के रूप में भू राजस्व को वरीयता दी, लेकिन अनाज के रूप में भी भू राजस्व कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खुम्स नामक लूट कर को 4/5 भाग के रूप में स्वयं ग्रहण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुम्स नामक लूट कर को 4/5 भाग के रूप में स्वयं ग्रहण किया, जबकि इसका 1/5 भाग अपने सैनिकों में बांटा। जबकि परंपरा के अनुसार सैनिकों में 4/5 भाग और सुल्तान के पास 1/5 भाग रहता था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछता है। इसमें क्या है एक बार हम लोग देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक खुम्स नामक लूट कर को 4/5 भाग के रूप में स्वयं ग्रहण किया, जबकि इसका 1/5 भाग जो था वो अपने सैनिकों में बांटा। जबकि परंपरा यह कहता था कि सैनिक में यह 4/5 भाग बांटा जाता है और स्वयं यानी सुल्तान के पास 1/5 भाग रहता था। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। तो यह दिल्ली का फर्स्ट शासक है जिसने वस्तुओं के ऊपर मूल्य को निर्धारित करने व मूल्य को स्थिर करने के लिए बाजार व्यवस्था या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की थी। तो दिल्ली सल्तनत का यह फर्स्ट शासक है जिसने वस्तुओं के ऊपर मूल्य को निर्धारित करने व मूल्य को स्थिर करने के लिए बाजार व्यवस्था या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की थी।
वर्तमान समय में भारत में इस व्यवस्था को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के रूप में देखा जाता है, पीडीएस के रूप में जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में बड़े पैमाने पर सेना रखी थी और बड़े पैमाने पर सेना को वस्तुएं तभी उपलब्ध हो सकती हैं जब वस्तुओं के मूल्य निश्चित हों। तो अलाउद्दीन खिलजी तो 4,75,000 सैनिक थे इसके पास, तो ये एक बहुत ही बड़ा सेना माना जाता है। इनके लिए वस्तुएं तभी उपलब्ध हो सकती है जब वस्तुओं के मूल्य निश्चित या निर्धारित हों, इसीलिए इसने बाजार व्यवस्था लागू किया। इसके अलावा आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को सुव्यवस्थित प्रदान करने के लिए दीवान ए रियासत नामक बाजार विभाग का गठन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार अधीक्षक का पद भी बनाया था, जिसे मंडी अधीक्षक या सुहना कहा जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया बाजार विभाग जो था उसमें एक पद था बाजार अधीक्षक, जिसे मंडी अधीक्षक या सुहना भी कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पद पर सर्वप्रथम मलिक मकबूल की नियुक्ति की थी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का मुख्य केंद्र दिल्ली था, लेकिन कुछ अन्य क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था लागू थी। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की बाजार को अलग अलग कर दिया, जैसे मसालों की बाजार, कपड़ों की बाजार, अनाजों, घोड़ों व हथियारों की बाजार को। बाजार में कम तौलने पर अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर उसे पकड़ लेते थे और उन्हें नियमानुसार दंड दिया जाता था। जैसे बाजार में कोई दुकानदार है, वह कोई भी पदार्थ को कम तौलता है, तो उसके जो अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर होते थे वो पकड़ लेते थे और उन्हें नियमानुसार दंड भोगना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था का कई साहित्यों में विवरण मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार व्यवस्था था, मार्केटिंग व्यवस्था जो था, इसका वर्णन जो है वो निम्न साहित्य में दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला साहित्य का नाम है इन बतूता की पुस्तक रहेला में भी इसका विवरण दिया गया है। इसके अलावा अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतू में भी इसका विवरण दिया गया है। इसके अलावा बरनी की पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में भी इसका वर्णन या विवरण मिलता है। बरनी की पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में भी इसका विवरण मिलता है। इसके अलावा अफीक की पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में भी इसका वर्णन मिलता है। यानी ये बरनी की पुस्तक और अफीक की पुस्तक का नाम एक ही था, जिसमें इसके विवरण मिलते हैं बाजार व्यवस्था का। इसके अलावा इसामी की पुस्तक फुतू उस सलातीन में भी इसका वर्णन या विवरण मिलता है। अब हम लोग अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इसने कुल 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा और दरबार में भी रहा। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय में कुल 12 प्रांतों इन्होंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय कुल 12 प्रांत थे। इन्होंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में कुल कितने प्रांत थे? 12। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बलवन के पुत्र नासिरुद्दीन के समय से की थी। अमीर खुसरो ने रणथंभौर अभियान में और चित्तौड़ अभियान में भी नेतृत्व किया था। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। अमीर खुसरो के द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं। पहला पुस्तक का नाम है खजाइन उल फुतूह, दूसरे पुस्तक का नाम है मिफ्ता उल फुतूह, तीसरे का नाम है नूर सिपीहर, इनके तीसरे पुस्तक का नाम है, चौथा पुस्तक तुगलकनामा और 5वां पुस्तक आशिका। तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का क्या क्या नाम है? खजाइन उल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह, नूह सिपीहर, तुगलकनामा, आशिका। लैला मजनू
और लास्ट में किरान उस सादेन, किरान उस सादेन। आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, नोट के रूप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसामी की पुस्तक फुतूह-उल सतालीन में पहली बार चरखा यानी जो गांधी जी चलाते थे उसका वर्णन मिलता है। यह सूत काटने की मशीन थी, यह सूत काटने की मशीन थी। तो दोस्तों आज हम लोग खिलजी वंश पढ़ रहे थे और आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है। खिलजी वंश में हमने जो कि इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी उसको पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो इसका सबसे शक्तिशाली और निरंकुश शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाजार व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया और उसके बाजार व्यवस्था से जो साक्ष्य मिले हैं जिस साहित्य में उनके बारे में पढ़ लिया। और इसी के साथ हम लोग उस समय के सबसे महान जो साहित्यकार थे अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर जाते हैं, अगले वीडियो में अब मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।